तो हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे जीएसटी क्या चीज़ है। जीएसटी को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। कई लोग सोचते हैं एक नया टाइप का टैक्स है। ये नया टाइप का टैक्स नहीं है। जो अभी भी टैक्स की सिस्टम चला आ रहा है उसको पूरा चेंज करके एक नया सिस्टम ला रहे हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि अभी इन जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अभी जो करंट टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स क्या है, बहुत सारे स्टेट के टैक्सेस हैं, बहुत सारे सेंट्रल के टैक्सेस हैं। तो आप देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा सिस्टम दिखाया गया, या सेंट्रल टैक्स है। आप कोई सर्विस लेते हैं तो सर्विस टैक्स लगता है। आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ और भी हैं, सीवीडी बीसीडी, वो भी लगती हैं। जब आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, और जब कोई चीज़ आप सेल करते हैं तो सेंट्रल सेल टैक्स लगता है। सिमिलरली स्टेट को भी फंड चाहिए, तो स्टेट क्या करता है, जब कोई चीज़ बेचते हैं तो सेल टैक्स लगाता है। अगर आप कोई चीज़ जैसे मूवी देख रहे हैं या फिर अम्यूज़मेंट पार्क पे जा रहे हैं तो उस पर एक अलग से इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो एंट्री टैक्स लगता है। अगर आपने कोई चीज़ लॉटरी जीती है, बैटिंग में पैसा जीता है, तो उसके अलग टैक्सेस हैं। इतना ही नहीं, और भी स्टेट के अलग टैक्सेस हैं। ग्रीन सेस है, तो जैसे जिसका जो मना रहा है वो टैक्स लगा रहा है। वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अगर बिजनेसमैन को समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है कहाँ क्या टैक्स लगेगा। दूसरा क्या है कि कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता है। ये क्या चीज़ होती है, टैक्स पे टैक्स लगता चला जाता है। तो हम पहले वाला सिस्टम बता रहे हैं, जब वैट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो जैसे एक प्रोड्यूसर ए है, उसने कोई एक चीज़ बनाई जिसकी वैल्यू है आउटपुट की, जिसकी चीज़ वैल्यू है 100 रुपीज़ है, तो उसमें 10 रुपीज़ टैक्स लगेगा, तो 110 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, 10% टैक्स है और 10 रुपये लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जैसे ही उसको कोई चीज़ लेता है, किसी प्रोड्यूसर बी ने लिया, उसमें फिर 40 रुपीज़ की वैल्यू ऐड की, 150 हो गया। फिर उसको 10% का टैक्स रेट लगेगा, वो 150 रुपये पे लगता है, जो 15 रुपये होगा। इसने वैल्यू ऐड जो की वो सिर्फ 40 रुपीज़ थी, और उसको टैक्स 15% पड़ रहा है, जो 10% से बहुत ज़्यादा है। ऐसे सिमिलरली ये प्रोड्यूसर सी के पास जाएगा, तो अब ये उसने खरीदा 165 में, अब उसने 35 रुपीज़ ऐड कर दिए, तो 200 उसकी आउटपुट की वैल्यू हो गई। फिर 10 रुपीज़ 200 पे लगेगा, जो कि 20 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं उसने 35 के करीब वैल्यू ऐड की है, और जो टैक्स है वो 20 रुपीज़ पड़ रहा है। तो ये टैक्स पे टैक्स लगता चला जाता है, जो 10% से बहुत ज़्यादा है। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा है कि सर्विसेज का अलग टैक्स है, गुड्स का अलग टैक्स है। और क्या होता है कि कई बार बड़ी कन्फ्यूजन में आती है कि इसको गुड्स की कैटेगरी में डालें कि सर्विस की कैटेगरी में डालें। ऐसे लगता है कि ये बहुत ही आसान है। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कार बेच रहे हैं किसी आदमी को, तो ये ऐसे हो जाएगा, अब गुड्स में आएगा। लेकिन आप किसी को कार बेचते हैं 10 साल के लीज पे, आप 10 साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो सर्विस में आ जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं जहाँ पे सर्विस टैक्स और गुड्स टैक्स में थोड़ा कन्फ्यूजन होता चला जाता है। तो जीएसटी को क्या किया गया, जितने सारे टैक्स उनको हटा दिया गया, कुछ चीज़ों को बाहर रखा गया, उनको बाद देखेंगे, लेकिन बाकी सारे टैक्सेस को हटा दिया गया है और सिंपल एक टैक्स जीएसटी ले आए हैं। तो जीएसटी से इम्प्लीकेशन करने से पहले फ़ायदा तब उसका है जब वो सिंपल हो, ताकि आराम से लोग फॉलो कर सकें। एक टैक्स न्यूट्रल होना चाहिए। टैक्स न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जो पहले आदमी टैक्स पे करा था, लगभग उतना ही टैक्स अभी भी पे करे। ऐसा ना हो उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ जाए। सेम टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना है। तो इसमें और ये भी होना चाहिए कि आप इम्प्लीकेशन कर रहे हैं तो किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ जा रहा है। और एक प्रॉब्लम आती है, जब भी आप कोई टैक्स ऊपर नीचे करते हैं तो जिनको बेनिफिट होता है वो कंज्यूमर को पास नहीं करते हैं, और जिनकी कॉस्ट बढ़ जाती है वो अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ जाती है। तो उससे भी इसका फाइट करना है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। तो देखिए जीएसटी क्या है, बाकी सब टैक्स हटा दिए गए और एक जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर वो इंटर स्टेट है तो उसके जीएसटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक सीजीएसटी जो सेंट्रल में जाएगा, एक एसजीएसटी है जो स्टेट में जाएगा। अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा। इन दोनों के रेट सेम है, और एडिशनल टैक्स लिखा है, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा सेस लग रहा है। तो हम अभी कंपेयर करेंगे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है और जो विदाउट जीएसटी के बाद सिस्टम होगा। तो जैसे किसी ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5000 आती है और उस पर उसने प्रॉफिट मार्जिन 2000 जोड़ा है, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 7000 हो गई है। तो इस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। एक्साइज ड्यूटी यहाँ 12% है, तो 840 लग जाएगी, तो टोटल वैल्यू 7840 हो जाती है। अब उस पर वैट लगेगा। वैट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे नहीं लगेगा, एक्साइज ड्यूटी ऐड होने के बाद लगेगा, नहीं 7840 पे लगेगा, तो 980 होगा, जो टैक्स पे टैक्स होता चला जाता है। तो टोटल इनवाइस वैल्यू 8820 बनेगी। अब देखते हैं वही केस जीएसटी में क्या होगा। जीएसटी में आपका 5000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, प्रॉफिट मार्जिन 2000 किया, 7000 पड़ा, तो टोटल वैल्यू 7000 आ रही है। अब इसमें सीएसटी और जीएसटी लगेगा, जो टोटल इसमें जीएसटी 24 है, जो 12% बढ़ जाएगा, तो 840 लगेगा, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे 8680 आ रही है।
अब जाते हैं ये मैन्युफैक्चरर से ने होलसेलर को बेचा था, होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तब क्या होगा। तो होलसेलर को ये 7840 पड़ रहा है, तो इस पर प्रॉफिट मार्जिन वो 10% लगाता है तो 784 हो जाता है, तो टोटल इनवाइस वैल्यू 8624 बनेगी। तो अब इस पर ये वैट लगेगा 12% लगेगा, 1078 लगेगा, तो टोटल इनवाइस वैल्यू 9702 बनेगी, सॉरी टोटल वैल्यू 8624 बनेगी, इस पर वैट लगेगा तब इनवाइस वैल्यू आएगी वो 9702 आएगी। अब देखते हैं जीएसटी केस में का 7000 है, 10% प्रॉफिट मार्जिन 700 जोड़ा, 770 की पड़ी। अब उसने 12 उसने CST और SGST 12% पड़ जाएगा, 924 वो 958 पड़ेगी। अब इस पर गौर करने वाली बात है कि जो वैट है उससे पहले जो वैट पिया किया था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि इसको 1078 माइनस 980 वो आपका उसे पे करना पड़ेगा। सिमिलरली CGST SGST में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यानी 840 है वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, तो इसका जो डिफरेंस है वो पे करना पड़ेगा। अब ये रिटेलर टू कंज्यूमर आता है, अब जब कंज्यूमर को बेचेगा तो ये टोटल वैल्यू 8624 थी, तो यही 8624 आ जाएगी। फिर वो प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए उसने 862 10% ऐड कर दिया, तो टोटल वैल्यू 9486 बन जाती है। फिर इस पर वैट लगेगा 12%, 1185 हो जाएगा, तो जो कंज्यूमर को प्राइस पड़ेगी वो 10672 पड़ेगी। अब यही है जो इसमें वैट पे भी जो पहले के इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एडजस्ट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर है, इसमें इसकी टोटल वैल्यू 770 पड़ रही है और उसने प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया 10%, तो 770 हो गया, तो टोटल वैल्यू 8470 पड़ रही है। फिर इस पर 12% CGST और 12% SGST पड़ेगा 1016, तो टोटल प्राइस जो पड़ेगा फाइनल कंज्यूमर को वो 10502 पड़ेगा। आप देख रहे हैं इससे सस्ता है, दो इसकी रेट 24 है लेकिन इससे सस्ता पड़ रहा है, तो जो आपका सेविंग है कंज्यूमर की वो 169 रुपीज़ हो जाएगी। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं GST केस में होलसेलर को 980 को मिल रहा था, जबकि इसको GST के बाद 1680 को मिल रहा था। फिर देखिए जो पहले केस में 980 है और ये 1680 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। अब जब रिटेलर को भी मिल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहाँ पे इसको 1078 मिल रहा है और इसको 1848 मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वैट में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है जब एक से दूसरे स्टेट में आते हैं तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। और दूसरा क्या है कि ये एक्साइज ड्यूटी पड़ जाती है, एक्साइज ड्यूटी आपके कॉस्ट में ऐड हो जाती है, तो उसके ऊपर वैट कैलकुलेट होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसको इन्होंने GST में एड्रेस कर दिया। अब एक प्योर एग्जांपल देखते हैं GST का और समझेंगे हम इसमें कि कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा है और कैसे सेंटर और स्टेट को पैसा जा रहा है। तो ये टिम्बर मेकर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक टिम्बर मेकर है जिसने 100 रुपये का लिया और ये उसने फर्नीचर को सप्लाई किया है। तो उसे फर्नीचर को सप्लाई करता है तो उसका इनवाइस आएगी 100 रुपीज़ का है, इसमें 20% GST लग रहा है, 10% आपका CST लगेगा और 10% आपका SGST लगेगा। तो ये 10% CGST सेंटर को चला जाएगा और 10 रुपीज़ इसका सेंटर को चला जाएगा। जब ये फर्नीचर मेकर के पास आता है तो ये 100 रुपीज़ की और वैल्यू ऐड हो जाती है इसमें, तो कॉस्ट की गौर 200 की हो जाती है। तो 10% हिसाब से 20 आपका स्टेट को जाएगा और 20 आपका सेंटर को जाएगा। पर इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, यानी जो पहले पे किया है इसने GST 10 रुपीज़ वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो इफेक्टिवली से 10 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। सिमिलरली सेंटर को भी उसको 10 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। अब ये जाता है फर्नीचर रिटेलर के पास, वो 100 रुपीज़ और ऐड कर देता है, तो ये आपका 300 का पड़ता है। तो ये 10% हिसाब से 30 पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 20 रुपीज़ ऑलरेडी पे हो चुके हैं तो 20 रुपीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा और 10% ही स्टेट को जाएगा। सिमिलरली आपका 10% ही आपका सेंटर को जाएगा। तो आप फाइनली आप देख रहे हैं 10 रुपये आपका टोटल 30 रुपीज़ जा रहा है स्टेट को और 30 रुपीज़ आपका सेंटर को जा रहा है। तो फाइनल कंज्यूमर को ये कॉस्ट 360 पड़ रही है और जो टैक्स पड़ रहा है वो 10% ही पड़ रहा है। तो इस तरीके से कैस्केडिंग का इफेक्ट खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर इंटर स्टेट होता है तब क्या होगा। इंटर स्टेट में पहला स्टेप सेम है, जैसे टिम्बर मेकर ने 100 रुपये का बेचा फर्नीचर मेकर को, सेम स्टेट पे ही आ रहे हैं। तो उसने 10 रुपये इधर पे कर दिया, 10 रुपये इधर पे कर दिया, तो इनवाइस बनती है 100 रुपीज़, 10% जाता है आपका सेंटर को और तो स्टेट को 10 रुपीज़ जाता है सेंटर को, टोटल 120 हो जाएगा। फर्नीचर मेकर जो आएगा वो जो बेचेगा फर्नीचर रिटेल का वो अलग स्टेट में है, तो यहाँ पे CGST और SGST का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बल्कि IGST लगेगा। तो आप ये देखते हैं कि ये इसने 100 रुपीज़ ऐड किया था तो 200 रुपीज़ हो गया और जो इसने 20% के हिसाब से 40 रुपीज़ बनेगा IGST, टोटल कॉस्ट 240 हो जाएगी।
अब ये क्या है कि इसमें भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो जो 40 रुपीज़ पे किए हैं, तो ऑलरेडी जो उसने CGST SGST पे किया था 20 रुपीज़, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसको 20 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। तो अब ये फर्नीचर रिटेलर आता है, फर्नीचर रिटेल फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है, तो उसने फिर 300 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऐड कर दिया, तो कॉस्ट 300 रुपीज़ हो गई। अब इसका 20 रुपीज़ 20% पड़ेगा, तो 60 रुपीज़ हो जाएगा। इस पर 10% SGST पड़ेगा और 10% CGST पड़ेगा। तो इसने स्टेट को कर दिया 10%, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंज्यूम हो रहा है, वहाँ पे टैक्स लग रहा है, तो ये चला जाएगा, बाकी APX का सेंटर को चला जाएगा। तो इसमें भी इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे इसको IGST इसने कितना पे किया, यहाँ पे 30 रुपीज़ पे किया है स्टेट को, और इसमें आपका IGST आपका लेस हो जाएगा, और 10% आपका 10 रुपीज़ का वो मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। 20 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे स्टेट को। सिमिलरली आपका CGST 30 रुपीज़ है, क्योंकि 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ इसने यहाँ पे IGST इसने पे किया था अपना 40, जिसपे इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के बाद 30 रुपीज़ गया था, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे CGST पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 30 रुपीज़ इसके पे हो चुके हैं। तो ये इस टाइप से आपका फिर वही केस आ जाएगा। टोटल जो इनवाइस बनेगी वो बनेगी 300 रुपीज़ की, SGST 30 रुपीज़, CGST 30 रुपीज़, तो 360 रुपीज़ का पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब स्टेट बॉर्डर चेंज होते हैं तो SGST की जगह IGST लगता है, और वो भी आगे फर्दर जब आप बेचते हैं तो उसमें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लग जाता है। तो चैलेंजेस क्या हैं SGST के सामने, क्योंकि पहले था इसे टैक्स न्यूट्रल होना चाहिए था, तो और ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट भी ना पड़े, तो उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई हैं। एक कैटेगरीज है जो जिस पे एग्जेम्प्ट है, फिर आता है आपका एक में 5% लग रहा है, एक में 12% लग रहा है, एक में 18% लग रहा है, एक में 28% लग रहा है। 28% है लग्जरी चीज़ है, 12% है एसेंशियल आइटम्स हैं, 18% है मोस्ट ऑफ द यूजुअल जो आइटम्स हैं उनके ऊपर लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने 4 स्लैब डिसाइड की हैं। फिर आप देखते हैं कि आपको करना क्या है। जैसे मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, मुझे क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले आपका एक GSTN नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका एक ऑनलाइन तरीका है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा GST वाला, आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद OTP आएगा, फिर आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद आपका फॉर्म GST पार्ट B होगा, तो इसमें जो रिक्वायर्ड पार्ट भी आपको फिल करना है, जो इसमें रिक्वायर्ड वो हैं आपको डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने पड़ेंगे। तो पहले एक्नॉलेजमेंट होगा, अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके सेटिस्फैक्ट्री है तो आपका ये सर्टिफिकेशन हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको फिर से कहेगा कि आप एडिशनल क्लेरिफिकेशन डालिए। अगर वो हो जाता है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो क्रिएट हो जाएगा, नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्म्स भरने हैं, लोग घबरा रहे हैं, कह रहे हैं 37 फॉर्म्स भरने हैं, 3 फॉर्म्स आपको हर मंथ भरने पड़ेंगे, एक फाइनल भरना पड़ेगा। तो क्या चीज़ है, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो देखने में लग रहा है। जैसे ही आपने सेल्स आप मेंट करते हैं तो आपको एक GSTR फॉर्म होगा, आपको बताना पड़ेगा आपने क्या क्या सेल की है। फिर आपके जिसको सेल किए हैं वो देखेगा और उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर देगा और वो आपका GSTR 2 हो जाएगा। फिर आपको कुछ मॉडिफाई किया है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो आपका क्या होगा, फाइनल आप GSTR 3 भेजिए। तो आपको क्या 3 फॉर्म क्या भरने, एक आपने जो सेल्स मेट किए हैं, एक आपने जो परचेज किया है वो GSTR 2 होगा, वो आपको भरना है। उसके बाद आपको फाइनल GSTR 3 भरना है। तो ये आपका हर मंथ भरना है, तो 3 आपके हो जाएंगे, एक फाइनल आपको उसका भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर ये इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, ये हो जाएगा आराम से। तो ये 3 हो जाएंगे, तो आपका 36 है और ये हो जाएगा। तो इसमें और भी बहुत सारी लोगों के कंसर्न्स हैं कि एक्चुअली नई नई चीज़ें हैं, बहुत पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। जब 1-2 बार आएगा तो इसके बाद ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अप्रोच है। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।